हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आने वाले हैं। ओबीजी से रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यू होंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा यूजफुल और इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और आपको पता है कि बहुत सारी क्लासेस जो है वो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ऑलमोस्ट आपके 50 एपिसोड आपके ओबीजी के क्लास के ओनली टॉपिक टू टॉपिक अभी कंप्लीट होने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो आप बने रहिएगा। बहुत सारे एमसीक्यू ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और आगे भी हम लोग इसी तरह के एमसीक्यू पढ़ के ओबीजी के एमसीक्यू की जो सीरीज है उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे एमसीक्यू की सीरीज को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए और आंसर कीजिए क्या करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। पूछा गया द मोस्ट फेवरेबल fetus presentation for normal vaginal delivery is। ए ऑप्शन है यहाँ पे वर्टेक्स, बी ब्रिज, सी ब्रो प्रेजेंटेशन एंड डी वन इज अ फेस प्रेजेंटेशन। चलिए आंसर करिएगा क्या करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा। चलिए तो हमने पिछली जो क्लास थी हमारी उसमें हमने देखा था कि सब ऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक जो होता है 9.5 सेंटीमीटर का होता है जो प्रेजेंटेशन वो सबसे बेस्ट होता है। और वर्टेक्स में भी कंप्लीट वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हो तो ये डिलीवरी के लिए भी बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन इज द करेक्ट आंसर जो कि मोस्ट फेवरेबल है। ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा। नेक्स्ट है वर्टेक्स पोजीशन ऑफ फीटस मींस हेड इज टुवर्ड फंडस ऑफ यूट्रस, बी हेड इज अनस्टेबल, सी हेड इज टुवर्ड मदर्स पेल्विस एंड डी फीटस इज ऑब्लिक इन यूट्रस। आंसर करिए क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। कि यहाँ पे पूछा गया है कि वर्टेक्स पोजीशन से आप क्या समझते हैं, तो आंसर करिएगा व्हाट इज द करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट आंसर करिएगा। क्लास को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर जरूर करना है और साथ में आंसर भी करना है। चलिए तो देखिए वर्टेक्स पोजीशन यानी कि मोस्ट फेवरेबल पोजीशन होती है। वर्टेक्स को ही हम सिफेलिक प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। वर्टेक्स पोजीशन सिफेलिक प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन अलग होता है और आपके पोजीशन अलग होता है। क्लियर है। प्रेजेंटेशन यानी कि प्रेजेंटिंग पार्ट पे क्या है, क्लियर है, ये डिसाइड करता है। पोजीशन यानी कि बच्चे की जो पोजीशन है। वर्टेक्स यानी कि पहले सब ऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक है या क्या चीज है, आरओए है, एलओए है, ये सारी चीजें हम लोग डिसाइड करते हैं। तो सारी चीजें जो होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इन लेबर ड्यूरिंग डिलीवरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी। क्लियर है। तो वर्टेक्स पोजीशन का मतलब क्या होता है, हेड इज टुवर्ड फंडस ऑफ द यूट्रस, नहीं, हमें तो लेबर नॉर्मल प्रोसेस करवाना है। हेड इज अनस्टेबल, बिल्कुल हेड इसमें स्टेबल रहता है तभी तो प्रेजेंटेशन बनता है। हेड इज टुवर्ड मदर पेल्विस, तो ये हमारा सॉरी करेक्ट आंसर बनेगा कि हेड जो है बच्चे का, फीटस का, वो मदर्स पेल्विस के टुवर्ड रहेगा, उसके करीब रहेगा, तभी तो डिलीवरी होगी, नॉर्मल डिलीवरी। ठीक है। सिफिलिक प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स पोजीशन एंड लॉन्गिट्यूडिनल लाई इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। हमेशा हम लोग पढ़ते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल लाई का मतलब होता है फीटस की स्पाइन और मेटरनल स्पाइन के बीच में जो रिलेशन है उसको बोलते हैं लाई। और सबसे बेस्ट लाई होती है लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स भी होती है, ऑब्लिक भी होती है, लेकिन सबसे फेवरेबल जो चीज होती है वो कौन सी होती है लाई में, लॉन्गिट्यूडिनल लाई इज द मोस्ट फेवरेबल फॉर डिलीवरी। तो यहाँ पे सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ओब्लिक भी नहीं होती है, लॉन्गिट्यूडिनल लाई इज बेस्ट। ठीक है, याद रखना सिफिलिक प्रेजेंटेशन, लॉन्गिट्यूडिनल लाई मोस्ट फेवरेबल होता है डिलीवरी के लिए। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप ऑफ द फीटल पार्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये भी देखा जाता है कि बच्चे का अपने खुद के बॉडी पार्ट से कैसा रिलेशन है, क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे। आंसर करिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है यहाँ पे, तो आप आंसर करते रहिएगा। चलिए आंसर करिएगा।
तो देखिए यूनिवर्सल जो फ्लेक्शन होता है यानी कि बच्चे का हेड जो होता है, बच्चे का सिर, फिटस का सिर और उसके हाथों पैरों का एक दूसरे के साथ में रिलेशन कैसा है, उसको हम क्या बोलते हैं, फीटल एटीट्यूड। क्या बोलेंगे, फीटल एटीट्यूड बोलेंगे। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का अपना खुद का हेड और उसके ही लिम यानी कि पैर हाथ जो होते हैं, ट्रंक जो है उसका एक दूसरे के प्रति रिलेशन कैसा है। नॉर्मली बच्चे में फ्लैक्शन होता है जो कि डिलीवरी के लिए बेस्ट होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एटीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, एटीट्यूड। लाई मैंने बता दिया, मैटरनल पेल्विस और मैटरनल स्पाइन और फीटस स्पाइन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको क्या बोलते हैं, लाई। और बेस्ट लाई कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल। ऑब्लिक और ट्रांसवर्स में डिलीवरी में दिक्कत आती है, इसी वजह से वो फेवरेबल नहीं होती है। नेक्स्ट है फीटल का प्रेजेंटेशन कैसा है, ठीक है, यानी कि फीटस के मैटरनल जो पेल्विस है नॉर्मली उसके टुवार्ड हेड होना चाहिए, तो उसका प्रेजेंटेशन किस टाइप का प्रेजेंटेशन है, कैसा है, ये देखा जाता है इसके अंदर। और फीटस की पोजीशन बेस्ट आपको पता है, आरओ है, एलओ है या फिर वर्टेक्स पोजीशन है, क्या है, ये सब चीजें इसमें देखते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग फेस प्रेजेंटेशन एटीट्यूड ऑफ द हेड विल बी। जब बच्चे का फेस आगे है, फेस प्रेजेंटेशन है, उस टाइम बच्चे का एटीट्यूड क्या होगा, यानी कि बच्चे के हेड और उसके अपने बॉडी पार्ट का रिलेशन कैसा होगा, ये पूछा गया है। पार्शियल एक्सटेंशन, डिफ्लेक्शन, कंप्लीट एक्सटेंशन या फिर फ्लेक्शन। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। चलिए तो देखिए, अगर बच्चे का, हमें पता है कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन होता है, अगर बच्चे का फेस या फिर ब्रो प्रेजेंटेशन होता है तो डिलीवरी में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि बच्चे का फेस जो है वो प्रेजेंटिंग पार्ट पर है, मैटरनल पेल्विस के टुवार्ड है बच्चे का फेस यहाँ पर है, यानी कि मेंटो वर्टिकल, ठीक है, उसका जो प्रेजेंटेशन है, डायामीटर है, वो कौन सा होगा, मेंटो वर्टिकल। यानी कि लेबर के अंदर डिफिकल्टी होगी, बिल्कुल डिफिकल्टी होगी फेस प्रेजेंटेशन में, मेंटो वर्टिकल है, ठीक है। नॉर्मली लेबर के टाइम पे अगर मेंटो है लेकिन एंटीरियर पार्ट पे है, ठीक है, तो वो डिलीवरी पॉसिबल हो सकती है, करवा सकते हैं। लेकिन अगर मेंटो वर्टिकल है और फेस प्रेजेंटेशन में फुल्ली फ्लेक्स्ड है फेस, ठीक है, फुल्ली फेस ही आगे दिख रहा है, तो डिलीवरी में ऑफ कोर्स दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बच्चे के अंदर कंप्लीट एक्सटेंशन है यहाँ पे, ठीक है, तो सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट इमेज है आपके सामने, आइडेंटिफाई द ग्रिप शोन इन द इमेज। ग्रिप आपको, अब हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो पेल्विस जब एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके कुछ ग्रिप होते हैं, यानी कि 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जब होती है, 8 मंथ 9 मंथ, तो उसमें क्या करते हैं, कुछ ग्रिप चेक करते हैं, ठीक है। तो वो ग्रिप के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे जो इमेज आपको दिख रही है उसमें कौन सा ग्रिप बताया गया है, आंसर करिएगा। तो देखिए बच्चे की जो ये जो यहाँ पे जो आपको दिख रही है, ठीक है, ये एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ग्रिप जो है, ठीक है, उसको हम लोग लियोपोल्ड मैन्यूअर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लियोपोल्ड मैन्यूअर, ठीक है, जो ग्रिप होती है उसको बोलते हैं लियोपोल्ड मैन्यूअर। लियोपोल्ड मैन्यूअल भी इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। और पेल्विक ग्रिप भी बोलते हैं इसको, लियोपोल्ड मैन्यूअल एंड आल्सो कॉल्ड एज अ पेल्विक ग्रिप, पेल्विक ग्रिप, क्लियर है। अब यहाँ पे ये जो बता रखा है, सबसे पहली ग्रिप जो होती है या सबसे पहला लियोपोल्ड मैन्यूअर होता है वो होता है फंडल ग्रिप, सबसे पहले नंबर पे आता है। नेक्स्ट दूसरा जो यहाँ पे पूछा गया दैट इज अ लैटरल ग्रिप होता है दूसरा नंबर, तीसरा पॉगलिक ग्रिप एंड चौथा होता है पेल्विक ग्रिप, क्लियर है। तो यहाँ पे हमें जो बच्चे के साइड में जो हाथ रखे हुए हैं, यानी कि बच्चे की बैक को असेस किया जा रहा है, और बैक बिल्कुल स्मूथ और फर्म होती है बच्चे के अंदर, तो वैसा ही आपको फील होगा, यानी कि जो एग्जामिनर होता है उसको। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा, दिस इज अ लैटरल ग्रिप, यानी कि दोनों एग्जामिनर के जो हैंड है वो मदर के एब्डोमेन पे कहां पर है, साइड में है, यानी कि ये कौन सा ग्रिप है, लैटरल ग्रिप है। सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा। नेक्स्ट है टू डिटरमाइन फीटल पोजीशन यूजिंग लियोपोल्ड मैन्यूअर,
द फर्स्ट मैन्यूअर इज टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ मोल्डिंग, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ फीटस, डिटरमाइन व्हाट पार्ट ऑफ फीटस इज इन फंडस या लोकेट द बैक आर्म एंड लेग। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिएगा। चलिए आंसर करिएगा व्हाट इज द करेक्ट वन, क्या करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है, मैं बता देती हूँ आपको कि टू डिटरमाइन फीटल पोजीशन यूजिंग लियोपोल्ड मैन्यूअर, द फर्स्ट मैन्यूअर, आपको पता है फर्स्ट मैन्यूअर कौन सा होता है, फंडल ग्रिप। फंडल ग्रिप जो चेक करते हैं वो फर्स्ट मैन्यूअर होता है, यानी कि बच्चे का प्रेजेंटेशन क्या है ये देखने के लिए। ठीक है, तो बच्चे का प्रेजेंटेशन देखने के लिए हम फंडल ग्रिप को जो है वो असिस्ट किया जाता है। क्लियर है, बच्चे का हेड है, ब्रिज प्रेजेंटेशन है, क्या चीज है ये देखने के लिए हम फंडल ग्रिप को असिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिटरमाइन डिग्री ऑफ मोल्डिंग नहीं, डिटरमाइन द पोजिशन, तो यहाँ पे फीटस डिटरमाइन व्हाट पार्ट ऑफ फीटस इन फंडस, यानी कि फंडस यानी कि ऊपर वाला पार्ट। और हम फंडस को कैसे चेक करते हैं, इस तरीके से। तो फंडस को हम लोग चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई यहाँ पे जो है वो हेड है कि बच्चा ब्रिज प्रेजेंटेशन है, यानी कि बच्चे के सॉरी बच्चा ट्रांसवर्स है, बच्चे के जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वहां पर पैर है या पैर ऊपर है, ये सब असेस किया जाता है इस फंडल ग्रिप के द्वारा। ठीक, और ये रियल में करते हैं। हाँ, आप ऐसा मत सोचना कि प्रैक्टिकली नहीं करते हैं, बट करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग फोर्थ मैन्यूअर, टू नो फेटल पार्ट एट द फंडस, टू असेस द डिग्री ऑफ फ्लेक्शन और एटीट्यूड, टू हैव एन आइडिया अबाउट द फीटल पार्ट, टू नो इफ एंगेजमेंट अकर्ड और नॉट। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एंगेजिंग डायमीटर देखने के लिए कि एंगेजमेंट हो गया है या नहीं हो गया है, ये देखने के लिए इस फोर्थ लियोपोल्ड मैन्यूअर को यूज करते हैं, और इसी को हम पेल्विक ग्रिप फर्स्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेल्विक ग्रिप फर्स्ट भी इसी को बोला जाता है, और यहाँ पे फोर्थ लियोपोल्ड मैन्यूअर भी इसी को हम बोलते हैं। तो इस टाइम पे क्या असेस करते हैं, तो एंगेजमेंट जो है बच्चे का हेड का एंगेजमेंट नॉर्मली होता है, वो हो गया है या नहीं हो गया है, ये असेस यहाँ पर किया जाता है। कैसे असेस करते हैं, तो एग्जामिनर जो है वो खड़ा रहेगा, उसका जो फेस है, ठीक है, वो मदर के पैरों की तरफ रहता है। ठीक है, बाकी के तीनों जो लियोपोल्ड मैन्यूअर है इसमें ये पूछा जाता है, हाँ क्वेश्चन जो मैं बोल रही हूँ वो, बाकी के तीनों जो होते हैं इसमें पॉब्लिक ग्रिप हो गया, फंडल और लेटरल, इन तीनों में क्या होता है कि एग्जामिनर का जो फेस है वो टुवार्ड मदर के फेस रहता है। लेकिन यहाँ पर ये एक मात्र ऐसा लियोपोल्ड मैन्यूअर है जिसमें जो एग्जामिनर है उसका जो माउथ है, उसका जो फेस है वो उसके पैरों की तरफ रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि एग्जामिनर जो है वो चेक करता है कि भाई इसका एंगेजमेंट हेड का हुआ है या नहीं। चेक कैसे करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, जो एग्जामिनर है वो हाथ अपने इस तरीके से होल्ड करता है, ठीक है, पेल्विस की तरफ, तो वो होल्ड करता है। तो अगर फिंगर को जैसे ही ऐसे होल्ड किया और फिंगर में डाइवर्जेंट हो गया, यानी कि मिली नहीं फिंगर, इस तरीके से डाइवर्जेंट हो गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ वहां पे एंगेज्ड है। अगर कुछ नहीं होता तो कोवर्जन हो जाता। ठीक है, तो याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है, अगर एग्जामिनर जो है वो फोर्थ लियोपोल्ड मैन्यूअर पेल्विक ग्रिप फर्स्ट को चेक करता है और उसके अंदर अगर जो वो इस तरीके से चेक करेगा, ठीक है, यही पोजीशन होती है, उसका फेस मदर के लेग की तरफ होता है, पैरों की तरफ होता है, और इस तरीके से जैसे ही वो ग्रिप बनाएगा, ठीक है, ग्रिप जैसे ही बनाएगा, अगर उसकी जो फिंगर है वो ऐसे हो गई, मतलब कि डाइवर्जेंट हो गई, इसका मतलब है कि यहाँ पे हेड का एंगेजमेंट जो है वो हो चुका है। लेकिन अगर कोवर्जन यानी कि एक दूसरे से मिल गई है, यानी कि यहाँ पे एंगेजमेंट नहीं हुआ है, ये इंडिकेट करता है। और एंगेजमेंट को देखने के लिए हम फोर्थ लियोपोल्ड मैन्यूअर यानी कि पेल्विक ग्रिप फर्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, टू नो इफ एंगेजमेंट अकर और नॉट, उसको असेस करने के लिए इस लियोपोल्ड का यूज किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया है और ये एग्जाम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, which abdominal grip is used to assess the descent of the head in a pregnant woman, फंडल, लेटरल, पेल्विक ग्रिप फर्स्ट या सेकंड। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। आंसर करिएगा, यहाँ पे पॉब्लिक ग्रिप की बात हो रही है, जो कि
आपके, जिसको पेल्विक ग्रिप सेकंड भी बोलते हैं, ठीक है, पॉवलिक ग्रिप या फिर पेल्विक ग्रिप सेकंड भी बोलते हैं हम। थर्ड लियोपोल्ड मैन्यूअर की बात हो रही है, जिसमें क्या करते हैं, इसमें भी एंगेजमेंट देखते हैं कि भाई एंगेजमेंट या प्रेजेंटिंग पार्ट जो है उसमें बच्चे का हेड है, मतलब कि प्रेजेंटिंग जो होना चाहिए वो, या फिर बच्चा ब्रिज प्रेजेंटेशन है, ये असेस किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, पेल्विक के अंदर, पेल्विक के पार्ट है, इसमें जो एग्जामिनर का फेस है वो मदर की तरफ रहेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें क्या करते हैं, थर्ड लियोपोल्ड मैन्यूअर होता है पॉवलिक ग्रिप, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉवलिक ग्रिप या थर्ड लियोपोल्ड मैन्यूअर, ठीक है, या फिर इसका एक और नाम होता है विच इज अ पेल्विक ग्रिप सेकंड, पेल्विक ग्रिप सेकंड। समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, 2 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से होल्ड करके चेक करते हैं कि बच्चे का हेड फील हो रहा है या फिर बच्चे, मतलब कि हेड तो हार्ड फील होगा, सिर फील होगा तो ठीक है, थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन अगर बच्चे का ब्रिज प्रेजेंटेशन है, बच्चे के पैर पहले आ रहे हैं, ठीक है, तो वो सॉफ्ट फील होगा। तो इस तरीके से फील किया जाता है। तो ये भी पेल्विक के अंदर किस चीज का एंगेजमेंट हुआ है ये देखने के लिए इसको यूज करते हैं। एंड इसका नाम क्या है, पेल्विक ग्रिप सेकंड। आपको याद रखना है, पॉवलिक भी इसको बोलते हैं, पॉवलिक ग्रिप भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री दैट इंक्लूड अ मेंस्ट्रुअल ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री इज कॉल्ड। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा? यस एवरीवन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है हिस्ट्री जिसमें मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री, गायनेकोलॉजिस्ट हिस्ट्री, ये सारी हिस्ट्री जो होती है वो अगर ली जाती है उस वो किसके अंदर आता है, ऑफ कोर्स किसके अंदर आएगा। आई होप आपको बहुत ही इजी समझ में आ रहा होगा। दीज आर रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री। जेनेटिक में तो क्या पूछते हैं भाई, जेनेटिकली बच्चे, पहला कोई बच्चा है उसमें कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के लिए बच्चे को डाउन सिंड्रोम तो नहीं हो गया, बच्चे के अंदर कोई और डिजीज कंडीशन तो नहीं है, ये होता है जेनेटिक हिस्ट्री, या परिवार में किसी को हो। क्लियर है। नेक्स्ट सेक्सुअल हिस्ट्री, यानी कि कोई इनफर्टिलिटी तो नहीं है, प्रीवियस बच्चा जो है वो कितने टाइम में हुआ, ये सारी हिस्ट्री ली जाती है, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री, यानी कि मदर के अंदर मैटरनल, स्पेशली मैटरनल साइड ज्यादा लिया जाता है कि मदर, आपकी मदर को, कोई जो प्रेग्नेंट मदर है उसको पूछा जाता है तो कोई डिजीज तो नहीं है, क्योंकि आने के चांसेस होते हैं इस वजह से, ठीक है। तो जेएमसी उधमपुर जेकेएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, अपकमिंग एग्जाम आने वाले हैं बहुत सारे, कोर्स टेस्ट सीरीज अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर। बाकी अगर किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए कोर्स अवेलेबल है, तो आप हमें किरोशा एकेडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रेविडा रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। ए ऑप्शन है, नंबर ऑफ टाइम अ फीमेल हैज बीन प्रेग्नेंट, नंबर ऑफ फुल टाइम अ फीमेल हैज डिलीवर्ड, नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रन, या नंबर ऑफ प्री टर्म प्रेगनेंसी। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। जीटीपीएल स्कोर हम लोग देखते हैं, आपको पता होगा, तो आई होप आपको बहुत ही क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। तो चलिए आंसर करेगा, इंपॉर्टेंट स्कोरिंग होता है ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री में, ये लिया ही जाता है, फर्स्ट एंटीनेटल विजिट में ही इसको लेते हैं, ठीक है, जिसको हम जीटीपीएल स्कोर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ग्रेविडा के बारे में पूछा गया है, तो ग्रेविडा का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, कितनी बार प्रेगनेंसी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ टाइम अ फीमेल हैज बीन प्रेग्नेंट, दैट इज कॉल्ड ग्रेविडा, ए करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखना, टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, ग्रेविडा। ए वुमन हु नेवर गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड, एक वुमन है जिसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, क्या कहते हैं। तो देखिए, हम लोग ग्रेविडा का मतलब हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अब न्यूली ग्रेविडा, एक एक शब्द को समझते हैं तो बहुत इजी रहेगा, वरना एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले बात करूंगी ग्रेविडा। ग्रेविडा का मतलब हमने अभी क्या पढ़ा, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अब इसके आगे लग गया न्यूली नल्ली ग्रेविडा, इसका मतलब ये हुआ है कि पहले कभी ये मां नहीं बनी है, नेवर बीन प्रेग्नेंट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, नेवर बीन प्रेग्नेंट। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। दूसरी चीज यहां पे है प्राइमी पैरा, ठीक है। तो प्राइमी पैरा का मतलब होता है, प्राइमी मतलब पहली बार, वंस, पैरा मतलब डिलीवरी हुई है, इसका मतलब तो पहली बार हुई है डिलीवरी, तो यहां पे क्या बोलेंगे हम इसको, डिलीवरी वंस।
सॉरी, डिलीवरी वंस, ठीक है। पार्चुएंट का मतलब होता है लेबर, को ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूली पैरा जो है, वो पैरा का मतलब वंस डिलीवरी पहला हुआ है, जिसका जिस बच्चे को अगर कोई मदर है, ठीक है, वो कभी मां नहीं बनी है, तो उसको न्यूली ग्रेविडा बोलेंगे। प्राइमी पैरा मतलब कि एक बार बच्चे को जन्म दिया है। न्यूली पैरा मतलब कि हो सकता है प्रेग्नेंट हुई हो, लेकिन उसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, यानी कि वायबिलिटी को क्रॉस नहीं किया है, उसको हम बोलेंगे न्यूली पैरा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए करेक्ट आंसर रहेगा। वायबिलिटी पीरियड कितना होता है? 37 वीक के एबो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए वुमन हु प्रेग्नेंट फॉर फर्स्ट टाइम कॉल्ड मल्टीपैरा, प्राइमी पैरा, न्यूली पैरा या फिर प्राइमी ग्रेविडा। आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे? तो याद रखिएगा, पैरा का मतलब होता है वायबिलिटी को क्रॉस किए हुए बच्चे, यानी कि वायबिलिटी को 37 वीक जिसने क्रॉस किया है उसको हम पैरा के अंदर काउंट करते हैं। ग्रेविडा का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा? तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि वुमन हु प्रेग्नेंट फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, तो प्राइमी ग्रेविडा उसको बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? प्राइमी ग्रेविडा। अगर यहाँ पे पूछा होता कि डिलीवरी की है एक बच्चे की, यानी कि वायबिलिटी को क्रॉस किया, ठीक है, तो डिलीवरी वंस आता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमी पैरा। न्यूली पैरा का मतलब भी यहाँ पे अभी हमने थोड़ी देर पहले की ऐसी महिला जो प्रेग्नेंट तो हुई होगी लेकिन उसने वायबिलिटी को क्रॉस नहीं किया है कभी भी, तो यहाँ पे ये आएगा। न्यूली पैरा का मतलब होता है नेवर गिवन बर्थ, बच्चे को जन्म नहीं दिया है कभी। प्रेग्नेंट हो सकती है लेकिन बच्चे को जन्म नहीं दिया है, यानी कि 37 वीक को क्रॉस नहीं किया है। क्लियर है? तो ये आप याद रखना, अगर 37 वीक को क्रॉस किया है, बच्चे को डिलीवर किया है, तो वो प्राइमी पैरा के अंदर आ जाती, ठीक है ना। ग्रेविडा नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, याद रखना, डी करेक्ट आंसर। मल्टीपैरा यानी कि एक से ज्यादा बच्चे को जन्म दिया। ए वुमन हु हैज बीन गिवन बर्थ 5 टाइम और मोर इज कॉल्ड। बहुत ही इजी, फटाफट आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे? तो ऐसी देखिए, सबसे पहले तो अगर ऐसी ग्रैंड मल्टीपैरा वाली वुमन होती है, यानी कि 4-5 बच्चे जिनके होते हैं, पहले तो इनमें पीपीएच की रिस्क बहुत ज्यादा होती है, कभी कभी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वगैरह भी बच्चे में देखने को मिल सकता है, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। 5 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड मल्टीपैरा। सी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पैरा इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, any pregnancy before viability, number of past pregnancy gone beyond viability या born from beginning of 38 to 42 week। आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा? अभी हमने पढ़ा था, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मैंने बताया था कि पैरा का मतलब ये होता है कि वायबिलिटी को क्रॉस करना, ठीक है। वायबिलिटी को क्रॉस किया है या नहीं किया है, ये प्राइमी और न्यूली डिसाइड करेगा, ठीक है, लेकिन वायबिलिटी को क्रॉस करना, दैट इज कॉल्ड पैरा, ठीक है। तो अब आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा? देखिए, टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी काउंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविडा, ठीक है। क्या बोलते हैं? ग्रेविडा। ये नहीं होगा, हमें पैरा पर डिफाइन करना है। एनी प्रेगनेंसी बिफोर वायबिलिटी, ठीक है। तो बिफोर वायबिलिटी से पहले अगर कोई प्रेगनेंसी जैसे कि होती है, उसको हम तो स्टिल बर्थ या ऐसा भी कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा यहाँ पे। नंबर ऑफ पास्ट प्रेगनेंसी गॉन बियॉन्ड वायबिलिटी, यानी कि जिसने 37 वीक को क्रॉस किया है, उसी को हम क्या बोलेंगे? पैरा बोलते हैं। तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। बोर्न फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ 38, तो ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। नेक्स्ट है, द वुमन हु हैज कंप्लीटेड 1 प्रेगनेंसी टू वायबिलिटी regardless of number of infant delivered and regardless of the infant being live or stillborn is termed as प्राइमी ग्रेविडा, प्राइमी पैरा, मल्टी ग्रेविडा या मल्टी पैरा। आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे? देखिए, बच्चे 2 हो तो भी पैरा एक ही गिना जाता है। वो लाइव बर्थ में फिर अलग गिनते हैं, 2 बच्चे हो तो 2 गिनते हैं, लेकिन पैरा एक ही गिना जाएगा, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमन तो एक ही है, तो दोनों बच्चे एक साथ कैरी कर रही है, दोनों वायबिलिटी को क्रॉस कर रहे हैं, तो उसको एक ही पैरा गिना जाएगा। ये चीज आप याद रखिएगा। क्लियर है?
चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा प्राइमी पैरा, क्योंकि वायबिलिटी को क्रॉस किया है। देख लीजिए क्या पूछा गया था, वुमन हु हैज कंप्लीट वन प्रेगनेंसी टू वायबिलिटी को क्रॉस किया है, रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ इन्फेंट डिलीवर्ड एंड रिगार्डलेस ऑफ द इन्फेंट बीइंग लाइव और स्टिल बोर्न इज टर्म एज। बच्चे लाइव है नहीं है ये बाद की बात है, लेकिन वायबिलिटी को क्रॉस कर दिया मतलब कि प्राइमी पैरा वाली वुमन है। ठीक है, नेक्स्ट है, ड्यूरिंग रेगुलर प्रीनेटल विजिट ए प्रेग्नेंट क्लाइंट रिपोर्ट हार्टबर्न टू मिनिमाइज हर डिस्कम्फर्ट। नर्स फेथ शुड इंक्लूड विच सजेशन इन द प्लान ऑफ केयर? ड्रिंक मोर सिट्रस फ्लूइड, ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, लिमिट फ्लूइड इनटेक शार्पली एंड टेक सोडियम बाइकार्बोनेट। आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। तो देखिए मैंने पहले भी क्लास में बता चुकी हूँ, जब मैं हार्मोनल इम्बैलेंस इन द प्रेगनेंसी वाला टॉपिक हमने पढ़ा था तब भी मैंने बताया था कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती जाती है, सेकेंड टू थर्ड ट्राइमेस्टर, उसमें क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो क्या करता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है उसको क्या करता है, रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट बर्न का प्रॉब्लम जो रहता है वो प्रेग्नेंट लेडी में देखने को मिलता है। क्लियर है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ईट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील। हमेशा डॉक्टर भी बोलते हैं कि कम खाओ, बार बार खाओ बट कम खाओ, ये बहुत जरूरी है ताकि हार्ट बर्न वाली प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following is the best method to relieve constipation during pregnancy? प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉन्स्टिपेशन वगैरह जो होते हैं वो नॉर्मली देखने को मिलता है। ठीक है, कैल्शियम की वजह से भी किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, फ्लूइड प्रॉपर ना लेने की वजह से भी होता है, हरी पत्तेदार सब्जियां अगर आप नहीं खाते हैं तो भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो लाइंग फ्लैट, इंक्रीजिंग वेजिटेबल एंड फ्रूट टू रिड्यूस आयरन इनटेक एंड ओटीसी लग्जेटिव। आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा। कॉमन प्रेगनेंसी प्रॉब्लम है, ठीक है, 70 से 80% वुमन को ये कॉन्स्टिपेशन वाला प्रॉब्लम होता है। इसका उपाय यही है, देखिए जब भी प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें कोई दवाई की बात आए तो बहुत ही कम मात्रा में, जितना कम ले उतना अच्छा है बच्चे के लिए। ठीक है, चाहे कोई भी मेडिसिन हो, इसीलिए हमें जाना है सिर्फ डाइट पे पहले तो इंक्रीजिंग वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इज द बेस्ट, बी करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी आयरन को रिड्यूस नहीं करना, आयरन तो लेना ही पड़ेगा, आयरन फॉलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है, नर्स कैरिंग फॉर अ हाई रिस्क प्रेग्नेंट लेडी विथ हार्ट डिजीज मस्ट नो which one of the following valvular relation cause death during labor? aortic stenosis, aortic regurgitation, mitral stenosis या फिर mitral regurgitation। आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा। चलिए आंसर करिएगा। देखिए ऑलरेडी प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उसमें कार्डियक आउटपुट ज्यादा रहता है, और उस टाइम पे क्या होता है, कॉमनेस्ट प्रॉब्लम, ये बहुत रेयर मल्टी डिसिप्लिनरी केयर है ये। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही लेबर का प्रोसेस स्टार्ट होता है उसमें क्या होता है, अगर हार्ट डिजीज है पहले तो ठीक है, और लेबर का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो कार्डियक आउटपुट और बढ़ता है, वर्कलोड बढ़ता है, ऑफकोर्स बढ़ता है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर प्रॉपर केयर नहीं की गई या फिर हो सकता है सडनली ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो ऐसा सिचुएशन अगर होता, बीपी बढ़ गई या कुछ भी हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में सबसे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम जो लेबर के टाइम पे अगर कोई मदर पहले से हार्ट डिजीज वाली है तो उसमें एओर्टिक स्टेनोसिस होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। ठीक है, कार्डियक आउटपुट वर्कलोड बढ़ने की वजह से एट द टाइम ऑफ लेबर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, एओर्टिक स्टेनोसिस। याद रखना है आपको, एओर्टिक स्टेनोसिस का मतलब होता है जो एओर्टा है, एओर्टिक वॉल्व जो है उसका क्या, जो जहां से एओर्टा निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो एओर्टिक वॉल्व जो है वो स्टेनोसिस यानी कि उसका जो कार्डियक आउटपुट बढ़ने की वजह से कभी कभी होता है कि वो जो वॉल्व है वो स्टेनोसिस हो जाता है, यानी कि छोटा हो जाता है, नैरो हो जाता है। ठीक है, तो ये एओर्टिक स्टेनोसिस मोस्ट कॉमनली सीन, द कॉमनेस्ट वल्वुलर डिजीज इन प्रेगनेंसी। अब यहाँ पे मिट्रल स्टेनोसिस, एओर्टिक इनकॉम्पिटेंस, एओर्टिक स्टेनोसिस, मिट्रल इनकॉम्पिटेंस। आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा। तो अगेन जब हमने अभी जो बात की थी वो लेबर के टाइम की बात थी, जो पहले से हार्ट डिजीज वाली वुमन थी। अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर जो है तो उसमें कॉमनेस्ट वल्वुलर डिजीज कौन सी होती है, तो देख लीजिए कि इसमें कार्डियक आउटपुट तो बढ़ता ही है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेगनेंसी में जो है वो मिट्रल स्टेनोसिस
होने के चांसेस जो रहते हैं वो ज्यादा रहते हैं। मिट्रल वॉल जो होता है उसमें स्टेनोसिस होने के चांसेस जो रहते हैं वो ज्यादा, जिसको हम बायकस्पिड वॉल भी बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड होता है बायकस्पिड वॉल, जो राइट साइड होता है उसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। क्लियर है? तो बायकस्पिड वॉल्व जो होता है उसमें क्या होता है, रिदम डिस्टर्ब होने की वजह से रूमेटिक ओरिजिन है ये। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कार्डिक आउटपुट, प्लाज्मा वॉल्यूम भी बढ़ता है प्रेगनेंसी में, मैंने बताया था 50% तक बढ़ता है। ठीक है ना? तो यही सिचुएशन की वजह से जो है वो मिट्रल वॉल्व जो है उसमें क्या हो सकता है, स्टीनोसिस देखने को हमें यहाँ पे मिल सकता है। क्लियर है? ए करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। मिट्रल वॉल्व मैंने आपको बताया था बायकस्पिड वॉल्व लेफ्ट साइड होता है। A prenatal client with a history of heart disease has been instructed on a care at home, which statement indicate understanding. No restriction or no visitor. Avoid stressful situation. Weight gain not important. Rest on a right side. आंसर करेंगे क्या राइट आंसर रहेगा? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। चलिए, तो प्रेगनेंसी में देखिए तो वेट की अगर हम बात करें 11 से 12 किलो जो वेट है, 13 किलो नॉर्मली बढ़ता है क्योंकि फीटस भी तो ग्रो कर रहा है ना अंदर, और प्लाज्मा वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट सब कुछ बढ़ता है, जिस वजह से क्या होता है कि वेट गेन होता है, लेकिन उसको मॉनिटर भी करना है, ये चीज हमें याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख ले वेट गेन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मॉनिटर करना है। गलत बात बोली गई है, गलत आंसर है। राइट साइड नहीं हमेशा प्रेग्नेंट वुमन को एडवाइस किया जाता है लेफ्ट साइड सोने, क्यों? ताकि बिना के बाद प्रेशर जो है वो कम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है नो रिस्ट्रिक्शन ऑन विजिटर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, यानी कि कम कर सकते हैं। अवॉइड स्ट्रेसफुल सिचुएशन, यानी कि स्ट्रेस बढ़ता है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, और जिसकी वजह से सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है। 200 ओल्ड पेपर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर, तो जल्दी से जाइए अपने टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। 200 पेपर है, 1 ईयर की वैलिडिटी है, और हाँ हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ में मिलेगा आपको। नॉटसेट 10 11 की प्रिपरेशन कर रहे हो, अपकमिंग टारगेट नॉटसेट 11 है, तो थियोरेटिकल कोर्स, एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज, नोट्स सब कुछ आपको मिलेगा। प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज भी मिलेंगे किरोशा एकेडमी की ऐप पर, डाउनलोड कर दीजिए और अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और मॉसबी किताब से नहीं पढ़ सकते हो, कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो मॉसबी की रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल है, जाके आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो और अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर बना सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी तैयारी को ज्यादा से ज्यादा करना है, अच्छे से करना है, ताकि सिलेक्शन को सिक्योर कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।